जिसमें हमने एक रिवर्स अप्रोच देखी थी बाय जापानीज कि नॉर्मली हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले कैलकुलेट करते हैं और उसमें अपना एक डिजायर्ड मार्कअप ऐड करते हैं। तो कॉस्ट में जब अपना प्रॉफिट ऐड होता है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बन जाती है हमारी सेलिंग प्राइस। लेकिन जापानीज ने इसको रिवर्स वे में देखा कि पहले मार्केट सर्वे करें, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स देखें, प्रोडक्ट की डिजाइन देखें, ये देखें कि हमारा मार्केट साइज कितना है, उसमें हम अपना टारगेट शेयर कितना रखना चाह रहे हैं और उस टारगेट शेयर वॉल्यूम को अचीव करने के लिए हमें अपना एक प्रोडक्ट कितने में सेल करना पड़ेगा। तो एक सबसे पहले हमने डिटरमिन की थी सेलिंग प्राइस, दैट वाज मार्केट ड्रिवन सेलिंग प्राइस। उसमें से फिर हम अपना प्रोजेक्ट का जो रिटर्न हम रिक्वायर करते हैं वो माइनस हमने किया। तो प्राइस में से जब हमने प्रॉफिट माइनस किया तो बाकी रहेगी टारगेट कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट अगर इस कॉस्ट के अंदर अंदर बनेगा तो प्रॉफिटेबल है, अगर इसे महंगा बनेगा तो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था, हम उसी प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमिन कर रहे थे एंड देन कंपेयर कर रहे थे कि उसकी एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है और टारगेट कॉस्ट कितनी है। दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम कहते थे टारगेट कॉस्ट गैप। और फिर कंपनी ने कुछ तरीकेकार करने होते थे कि हम उस कॉस्ट गैप को एलिमिनेट या फिर रिड्यूस या फिर क्लोज कर सकें। अच्छा, अब हम अगला आ रहे हैं। बेसिकली हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या फिर इसको कहा जाता है कैपिटल बजटिंग। बेसिकली किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नॉर्मली क्या होता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो अब जब भी हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करना चाहें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके इन्वेस्टर्स आपसे रिटर्न चाहते कितना है। तो हम कैलकुलेट करते हैं इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हमने इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ा था एज वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दरहकीकत कहा जाता है कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेकिन ये दरहकीकत कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, कॉस्ट नहीं, बल्कि हमारे इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। यानी वो रिटर्न जो हमसे हमारे इन्वेस्टर्स रिक्वायर करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं वैक। लिहाजा हम जब भी कभी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो रिटर्न वो प्रोजेक्ट हमें जनरेट करके देता है उसको हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर। अगर आप वैल्यू मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो जो रिटर्न आप उस प्रोजेक्ट से जनरेट कर रहे हैं वो कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना या उससे बड़ा होना चाहिए। क्योंकि हम कैलकुलेट करते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर कि नेगेटिव आती है किसी भी प्रोजेक्ट की तो हम कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कि किसी भी प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव आती है तो हम कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। और अगर किसी भी प्रोजेक्ट की एनपीवी 0 आती है
तो भी हम कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट का की एनपीवी नेगेटिव है तो इसका मकसद जो रिटर्न वो दे रहा है वो वैक से कम है। अगर पॉजिटिव है तो मतलब रिटर्न वो जो हमें प्रोजेक्ट दे रहा है वो वैक से ज्यादा है। और अगर एनपीवी 0 है तो उसका मतलब कि प्रोजेक्ट हमें उतना ही रिटर्न दे रहा है जितना कि हम उससे चाह रहे हैं। तो ऑन दैट बेसिस हमारा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, तो उस बेसिस पे हम पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मकसद कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। क्योंकि अगर हम एक बार इन्वेस्ट कर चुके तो उसके बाद रोने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम प्लानिंग करते हैं कि क्या हमें किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन के लिए बेसिस बनाए जाते हैं। एक बनाया जाता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं ARR। इसको आप इससे पहले पढ़ चुके हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से। तो हमें किसी भी प्रोजेक्ट में फंड्स इनपुट करने चाहिए, क्या हमें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसको जज करने का एक तरीका होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आप बचपन में पढ़ चुके हैं एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा तरीका होता है प्रोजेक्ट को जज करने का, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको इन शॉर्ट आप पढ़ चुके हैं एज एनपीवी। इसी से मिलता जुलता तीसरा तरीका आप पढ़ चुके हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं IRR। और चौथा तरीका होता है इसको जज करने का पे बैक पीरियड। इन बेसिस पे हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं, जज करते हैं कि क्या हमें इस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर्स के पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। नॉर्मली किसी भी प्रोजेक्ट का रिटर्न मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मसलन पहला, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ₹1,00,000 तो अकॉर्डिंगली आपको एक परसेंटेज ऑफर की जाएगी। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ₹10,00,000 तो थोड़ा ज्यादा परसेंटेज आपको ऑफर की जाएगी। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ₹50,00,000, ₹1,00,00,000, ₹4,00,00,000, ₹10,00,00,000, तो जितना बड़ा प्रिंसिपल होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको ज्यादा परसेंटेज ऑफर होगी।
दूसरा डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन पे। अगर मैं इन्वेस्ट तो करता हूं 1 करोड़ रुपए लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, या मैं इन्वेस्ट तो करता हूं 50 लाख रुपए लेकिन 5 साल के लिए, तो अगर आप बैंक में पैसे रखवाते हैं ऑन द कंडीशन कि हम जब भी चाहें पैसे निकाल लेंगे, या अगर आप बैंक में पैसे टीडीआर करवा लेते हैं, टर्म डिपॉजिट रेट पे दे देते हैं, फिक्स करवा लेते हैं 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, और 3 साल तक आप उन पैसों को विड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो जहां आप कमिटमेंट देंगे ज्यादा अरसे के लिए पैसे फ्रीज करने की, आपको वहां से ज्यादा रिटर्न ऑफर किया जाएगा। तो पहला फैक्टर होता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट पे बड़ा परसेंटेज मिलना चाहिए। दूसरा, कितनी अरसे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतनी बड़ी परसेंटेज मिलनी चाहिए। और तीसरा, फैक्टर होता है रिस्क इन्वॉल्व का, कि आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें रिस्क कितना है और पैसे डूबने के चांसेस कितने हैं। अगर आप पैसे रखते हैं बॉन्ड्स में तो जहां पैसे डूबने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑल्टरनेटिवली अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स में, स्टॉक मार्केट में, जहां के पैसे की डूबने के चांसेस ज्यादा हैं। तो वी वर्क ऑन अ कॉन्सेप्ट मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड, हायर रिस्क हायर द रिटर्न। जहां पे रिस्क ज्यादा होगा वहां पे रिटर्न भी ज्यादा मिलना चाहिए। अगर आप ज्यादा रिस्क का रिटर्न कंपनसेट नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली कोई भी आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। सो हम बेसिकली, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, लेकिन इस टॉपिक में हमारा फोकस है लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। लॉन्ग टर्म इज मोर देन 1 ईयर। सो लेट्स से हमारे पास कोई नया प्लांट या नई मशीन खरीदने की अपॉर्चुनिटी है। लेट्स से हम वर्किंग करते हैं फॉर ऑल्टरनेटिव पावर सोर्स। मसलन हमारे पास कैंपस में हेस्को की बिजली है, वापडा की बिजली है, हम चाहते हैं कि हम इसको विंड एनर्जी पे या फिर सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट करें। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो हमें क्या वो इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नया प्लांट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसी तरीके से हम कंसिडर करते हैं शटडाउन डिसीजंस। लाइक हमारे सामने अगर कोई अपनी ब्रांच है, कोई आउटलेट है, कोई फैक्ट्री है, लेकिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और वो पॉसिबली लॉसेस में चल रहा है, तो हम उसको बंद करें या ना करें। इसी तरीके से अगर हमारे सामने आउटसोर्सिंग के ऑप्शंस हैं कि कोई सर्विस जो हम खुद परफॉर्म करते हैं, हम चाह रहे हैं कि अब वो सर्विस हमें किसी और कंपनी से परफॉर्म करवाएं, आउटसोर्स कर दें, तो ऐसे कोई भी डिसीजंस जो कि लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म से मकसद ये डिसीजंस बेसिकली
स्ट्रेटेजिक होते हैं। तो हम किस तरीके से डिटरमिन करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब भी कहानी 1 साल से आगे जाती है तो उसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। गिव मी सम आइडिया कि आपके नजदीक टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या चीज है। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? Oh, sorry. Yes. What is time value of money? Interest on principal. Okay. Any amount access to original investment. ठीक है. Present value is more than the same amount. Okay. Correct. Correct. ठीक है. देखिए, हम ये समझते हैं कि आज के पैसे की आज के 1 रुपए की एक साल बाद मिलने वाले 1 रुपए से ज्यादा वैल्यू है। सो हम ये कॉन्सेप्ट रख रहे हैं that money loses its value over the time। कि आज अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हो या फिर 1 साल के बाद मुझे कोई 10 लाख रुपए दे, तो आज के 10 लाख रुपए की कदर 1 साल बाद मिलने वाले 10 लाख रुपए से ज्यादा है। इसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि पैसा जितना दूर होता जाएगा, जितना लेट मिलेगा, उतना उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। कमिंग ओवर द फैक्टर्स वाई, तो हमास ने पहला पॉइंट हाईलाइट किया है, इट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। लाइक अगर आज मैं 10 लाख रुपए का कोई प्लॉट बुक करवा लूं या आज मैं 10 लाख रुपए की कोई गाड़ी खरीद लूं, 1 साल के बाद वो प्लॉट 10 लाख रुपए में नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद वही गाड़ी 10 लाख रुपए में नहीं मिलेगी। अगर मैं 10 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लेता हूं तो हम ये कहेंगे कि 1 साल के बाद वो गोल्ड फिर 10 लाख रुपए में नहीं मिलेगा। तो इन्फ्लेशन एक वजह है जिसकी वजह से पैसे की कदर में कमी आती जाती है।
यस, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। तो जब भी महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होती है, पैसे की कदर में कमी आती है, तो इसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा इसमें मेन फैक्टर हम ये कहते हैं कि पैसा पैसे को कमाता है। अर्निंग पावर, जहां पे भी पैसों से ज्यादा पैसे बनाए जा सकेंगे, वहां पैसा अपनी कदर तेजी से कम करता जाएगा। अगर लेट्स से हमारे पास स्टॉकिंग है, जिसके तहत अगर आज हम कोई भी चीज खरीद के, लेट्स से गंदम खरीद के रख लें, कॉटन खरीद के रख लें, ऑयल खरीद के रख लें, और जब हमें पता है कि पैसा पैसे को कमाता है, मसलन हमारे पास कुछ टाइम पहले काइबोर था 13.25%, 13.25%। तो अगर मैं बैंक में पैसे रखवा रहा था, लेट्स से बैंक अगर मुझे 12% दे रहा था। 12% का मकसद क्या है कि आज अगर मैं बैंक को देता 10 लाख रुपए और इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से बैंक मुझे रिटर्न दे रही हैं 12% पर एनम का, तो एक साल के बाद 10 लाख रुपए का 12%, 1,20,000 रुपए मैं रिटर्न कमाता और मेरे पैसे हो जाते 11,20,000। तो आज के 10 लाख रुपए एक साल बाद के 11,20,000 रुपए हो जाएंगे। ये वॉल्यूम में तो बढ़ गया, 10 लाख से 11-20 हो गया, ये क्वांटिटी में तो बढ़ गया। लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी ही है कि वो चीज, यानी एक कोई भी शख्स जो एक साल पहले 10 लाख रुपए में कार का मालिक बन सकता था, आज कहने को तो उसके पास 11,20,000 रुपए हैं, लेकिन मालिक अभी भी उसी गाड़ी का बन सकता है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपए में एक साल पहले अगर वो विड्स खरीद सकता था, तो अब वो सिविक खरीद सकता है या करोला खरीद सकता है। उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो रियल वर्थ है, वो अभी भी विड्स जितनी ही है या कल्टस जितनी ही है। तो कहने को तो वो 10 लाख से 11-20 लाख पे आ गया, लेकिन दर हकीकत ये किसी किस्म का कोई प्रमोशन नहीं है, ये कोई प्रमोट नहीं हुआ है, उसकी क्वांटिटी में तो वैल्यू बढ़ी है। तो हमारे अब्बा दादा जो कि आज बताते थे कि हमारे दौर में सोना 500 रुपए तोला होता था, हमारे दौर में ये ऑटोबान की जमीनें 2 लाख रुपए में मिल रही थी, या ऐसे बहुत सारी चीजें हमें सुनने को मिलती हैं। इनफैक्ट अब तो हम भी विटनेस बन चुके हैं बहुत सारी चीजों का, कि हमने जब होश संभाला था तब डॉलर 65 रुपए का था, 60 रुपए का था, अब 160 रुपए का हो गया। गोल्ड हमने जब आंख खोली थी तो हमने खुद 5,000 6,000 रुपए तोला देखा था, और अब कहाँ 1,05,000 पे पहुंच गया। तो हम भी शायद अपने बच्चों को यही बताएंगे कि यार हमारे दौर में ये चीज इतने की मिलती थी। लेकिन है क्या कि उस दौर के 5,000 रुपए और आज के 1,05,000 रुपए, तो कोई दौर होता था जब लखपति की भी बड़ी इज्जत होती थी, और लखपति नाम का एक टर्म भी होता था कि लखपति है, मतलब लखपति है तो इसके पास बंगला मकान भी अपना होगा, गाड़ी भी अपनी होगी, या बग्गी टांगा भी अपना होगा। तो बड़ी उसकी वैल्यू मानी जाती थी, इसके घर पे टीवी भी होगी, इसके घर पे रेडियो भी होगा, यार बड़ी बात है लखपति है। लेकिन आज लखपति को तो यकीनन कोई पूछ भी नहीं सकता। लखपति सुनते ही अजीब लगता है कि लखपति भी कोई टर्म है क्या। करोड़पति एक वर्ड हमने सुना कि अब जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, यानी उसका लाइफस्टाइल अच्छा होगा,
लेकिन अब दौर ऐसा आ गया है कि अरबपति की गुंजाइश हो, कोई कहे कि अरबपति है तो हम बात सुनने को कहेंगे अच्छा कौन से बना लिया इतना पैसा। अगर कोई बोले कि फला करोड़पति है तो आप बोलोगे अच्छा तो कौन नहीं है। हमारा मकान ही 1.25 करोड़ रुपए का हो गया, 2.5 करोड़ रुपए का हो गया, फ्लैट ही 4 करोड़ रुपए का हो गया, 1 करोड़ रुपए का हो गया। मसलन हम ये कह रहे हैं कि यार वही बंदा आज से 20-25 साल पहले लाख रुपए में जो फ्लैट खरीदता था, आज 20-25 साल के बाद वही बंदा करोड़ रुपए में वही फ्लैट खरीद रहा है। कहने को तो लाख रुपए की चीज 1 करोड़ रुपए की हो गई, लेकिन पहले भी लाख रुपए में क्या मिलता था? फ्लैट। अभी भी 1 करोड़ रुपए में क्या मिलता है? फ्लैट। तो पैसे वॉल्यूम में तो बढ़ गए, लाख से 100 गुना बढ़ गए, करोड़ रुपए हो गए, लेकिन कदर अभी भी उसकी उतनी की उतनी है। तो यही करोड़ रुपए अगर हमारे अब्बा दादाओं के पास उस दौर में होते तो आज तो हम पता नहीं कहां निकल चुके होते। तो सिलसिला कुछ यूं है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम कहते हैं कि रुपया अपनी कदर कम करता जाता है गुजरते वक्त के साथ साथ। तो हम क्या करते हैं, हम एक रखते हैं प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू, और दूसरा हम रखते हैं फ्यूचर वैल्यू। जब आज की वैल्यू को फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं कंपाउंडिंग का। और इसी तरीके से जब हम फ्यूचर वैल्यू को लेके आते हैं वापस आज की वैल्यू में, तो इसको हम नाम देते हैं डिस्काउंटिंग का। कंपाउंडिंग करने का तरीका क्या है? पी में यानी प्रिंसिपल में हम मल्टीप्लाई करते हैं 1+r पावर n, तो ये बन जाती है फ्यूचर वैल्यू। जबकि फ्यूचर वैल्यू से अगर हम डिवाइड करें 1+i पावर n तो ये बन जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट प्लस करने को हम कहते हैं कंपाउंड। यानी हम ये देखें कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में डिफरेंस क्या है, तो हम ये कहेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू में अगर हम इंटरेस्ट प्लस कर दें तो ये बन जाती है फ्यूचर वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू से अगर इंटरेस्ट एलिमेंट हम माइनस कर दें तो ये बन जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। तो बेसिकली इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट पैसों का किराया है। अगर मैं आपको अपना एक मकान किराए पे दे दूं, कोई दुकान किराए पे दे दूं, कोई प्लॉट किराए पे दे दूं, कोई बंगलो किराए पे दे दूं या गाड़ी किराए पे दे दूं, तो किराए का हिसाब क्या होता है कि आप मेरा एसेट यूज करेंगे और उस एसेट के इस्तेमाल के ऊपर आप मुझे रेंट पे करेंगे, उसको हम कहते हैं किराया। तो आप अगर मेरे मकान में कयाम करते हैं या मेरी गाड़ी आप 1 महीने के लिए लेके जाते हैं तो आप मुझे रेंट पे करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कोई फिजिकल आइटम देने के बजाय मॉनेटरी आइटम दे दूं, मैं आपको 10 लाख रुपए दूं और कहूं कि जो समझ में है खुद ही जाके ले लो। अब दो ऑप्शन है। पहला, आपको गाड़ी चाहिए, 10 लाख रुपए मैं अपनी जेब से निकाल के गाड़ी खरीद के आपको दे देता हूं और गाड़ी के ऊपर आपसे चार्ज करता हूं रेंट। या फिर मैं आपको 10 लाख रुपए दे देता हूं, कहता हूं कि खुद ही जाके गाड़ी खरीदो
और मुझे तुम 10 लाख रुपए के ऊपर मेरा किराया पे करना। तो जब कोई भी रिटर्न लिया जाता है एसेट के ऊपर, कोई टेंजिबल एसेट के ऊपर, कोई नॉन मॉनेटरी एसेट के ऊपर, तो उसको हम रेंट कहते हैं। और अगर किराया लिया जाए मॉनेटरी आइटम के ऊपर, पैसों के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। तो ये रेंट उस वक्त का किराया है जितना वक्त, जितना अरसा आप मेरे पैसे यूटिलाइज करेंगे। तो जितना अरसा आप मेरे पैसे यूटिलाइज करेंगे, मैं आपसे उस पैसों के ऊपर किराया लूंगा, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। ओके, तो अब सिलसिला क्या बनेगा? सबसे पहले जब भी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर करेंगे, तो उसकी दो खास अजम्पशंस हैं। पहला, प्रोजेक्ट से आने वाले जितने भी कैश फ्लोज हैं, वो आएंगे तो साल के आखिर में आएंगे। मिसाल, मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं जनवरी में, तो कोई भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो अब होगा तो दिसंबर में होगा। मिड ऑफ द ईयर कोई भी कैश फ्लो नहीं आएगा। दूसरा, अगर कोई भी कैश फ्लो साल के शुरुआत में आया, तो उसको पिछले साल के आखिर में अज्यूम किया जाएगा। देखें, एक होता है T0। T0 मतलब इमीडिएटली। इमीडिएटली का मकसद, इट इज स्टार्ट ऑफ ईयर वन। मसलन मैं 2020 में इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो 2020 की शुरुआत, जब मैं इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करूंगा, जनवरी ऑफ 2020 इज T0। और दूसरा है T1। T1 इज एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सो दिस इज एंड ऑफ ईयर वन। 2020 का जनवरी ईयर जीरो है, 2020 का दिसंबर ईयर वन है। तो यहां पे कैलेंडर ईयर का फोकस नहीं है। पहली अजम्पशन हमने क्या पढ़ी कि प्रोजेक्ट से आने वाला कोई भी कैश फ्लो आएगा तो साल के आखिर में आएगा। साल के बीच में कोई कैश रिसीव या पे होने की कोई बात, कोई कहानी नहीं हो रही है। होगा तो स्टार्ट में या एंड में। तो ऑल कैश फ्लोज विल अकर एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, अब होता क्या है, लेट्स से आपको कहता है कि
हमें लीज पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट, तीन सालों के लिए। तो पहली इंस्टॉलमेंट आप कब पे करेंगे? इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब ईयर जीरो। आज अगर मैं इंस्टॉलमेंट देता हूं 4 लाख रुपए की, तो आज के 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए ही हैं। अच्छा, दूसरी इंस्टॉलमेंट कब दूंगा? दैट इज स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर। तो एक 4 लाख रुपए मैं आज दे रहा हूं, दूसरे 4 लाख रुपए मैं 2021 की शुरुआत में दूंगा। तो हमने दूसरी अजम्पशन क्या पढ़ी? अगर कोई भी कैश फ्लो साल की शुरुआत में आएगा तो उसको माना जाएगा कि जैसे वो पिछले साल के आखिर में आया हो। तो स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज ट्रीटेड एज एंड ऑफ ईयर वन, उसको पहले साल का आखिर माना जाएगा। स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर। तीसरे साल का स्टार्ट मतलब एंड ऑफ ईयर टू। तो ये बात वाजे रहेगी, इस पे स्टूडेंट्स मुत्तफिक है ना, इसमें हरकत एग्जामिनर करेगा और ना ही हम ऐसी कोई हरकत अज्यूम। जब भी कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हवाले से क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई भी कैश फ्लो आएगा तो साल के आखिर में आएगा, 12 महीने का टाइम पूरा करेगा। साल के बीच में कहीं भी कोई कैश फ्लो अकर नहीं होगा। में कोई कैश फ्लो अगर होता है तो उसको पिछले साल के आखिर में अज्यूम किया जाएगा, मिड ऑफ ईयर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें इसके लिए करना क्या है? क्योंकि हम डिसीजन ले रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट अप्रेज कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट कैश फ्लोज ही लेने हैं। तो पॉइंट आप नोट करोगे कि एनपीवी is not discounted profits, but it is discounted cash flows। Hence आप याद रखेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम अक्रूअल बेसिस पे काम नहीं करेंगे। इसमें हम प्योरली कैश बेसिस पे चलेंगे, लिहाजा अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बुनियादें हैं, अक्रूअल कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, हम उनको यहां पे अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ क्या देना है। तो जब पैसा मिलेगा तब माना जाएगा, ट्रांजैक्शन के अकर होने से हमारा कोई भी ताल्लुक
नहीं है। रेलेवेंट कैश फ्लोज किसको कहा जाता है? कोई भी कैश फ्लोज जो कि आपके डिसीजन की वजह से अराइज हो, या फिर जो आपके डिसीजन की वजह से असरअंदाज हो, अफेक्टेड हो। कोई भी ऐसा कैश फ्लो जिसको आपके फैसले से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। मसलन कैश फ्लोज में एक कॉस्ट आती है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ये अराइज होती है वॉल्यूम की वजह से। तो हम अपने फैसले में अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे या वॉल्यूम कम करेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे या यूनिट्स प्रोड्यूस करना बंद करेंगे, तो जो भी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो आएगी, बढ़ेगी और कम होगी। तो क्योंकि ये आपके वॉल्यूम की वजह से अराइज होती है, हम कहेंगे कि ये कॉस्ट रेलेवेंट है। सिमिलरली अगर कोई जनरली अपोर्शन्ड फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी वो पर्टिकुलर यूनिट बनाने की वजह से नहीं आ रही, वो जनरल है। क्योंकि ये रिगार्डलेस ऑफ वॉल्यूम अगर होगी इसलिए हम कहेंगे कि ये इररेलेवेंट है। रेलेवेंट कॉस्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल में यह माना जाता है कि ओनली फ्यूचर कैश फ्लोज आर रेलेवेंट। कोई भी कॉस्ट जो कि संक है, संक मतलब जो आप खर्चा पहले ही कर चुके हैं, उस पे सोचना फजूल है। मसलन हम अपने कैंपस को सोलर पावर पे लाना चाह रहे थे, तो हमने एक प्रॉपर टीम बुलाई और लेट्स से कराची से कोई एक्सपर्ट्स आए, हमारी छत देखी, तारें देखी, वाइंडिंग देखी और पूरा सिलसिला वो इन्वेजिलेट करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया और डिजाइन किया कि इन्वर्टर कहाँ लगेगा, बैटरीज कितनी लगेंगी, कहाँ लगेंगी और सोलर प्लेट्स कितनी आएंगी, जिसके वो हमसे विजिट चार्जेस लेके गए हैं 80,000 रुपीज।
अब हम अगर सोलर सिस्टम लगवाते हैं या नहीं लगवाते, वो 80,000 रुपए का खर्चा तो आप पहले ही कर चुके हैं। तो अब आप अगर फैसला हाँ में करते हैं कि हम सिस्टम लगवाते हैं, या मना कर देते हैं कि छोड़ो इतना फायदा नहीं है जितना कि मुसीबत है, इससे वापदा ही अच्छा, तो आपके वो खर्चा जो आपने विजिट चार्जेस 80,000 के उनको पे करने हैं या कर दिए हैं, अब उससे आप बच नहीं सकते, तो वो इररिलेवेंट है। और दूसरा, नॉन कैश कॉस्ट आर ऑल्सो इररिलेवेंट। नॉन कैश का जब भी हम लफ्ज सुनते हैं, फौरन से हमारे दिमाग में कहीं से डेप्रिसिएशन दौड़ा दौड़ा आता है। यस, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, कोई भी नॉन कैश कॉस्ट है वो इररिलेवेंट। जिस तरह हम एक वर्ड पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक होती है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, जिसको हम चार्ज करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैचिंग कॉन्सेप्ट की इज्जत रखने के लिए। और दूसरी होती है इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, जिसको हम कहते हैं वेयर एंड टेयर। दिस इज लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू यूजेज। तो हम जरूर कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो इररिलेवेंट है, और जो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है वो रेलेवेंट है। तो इररिलेवेंट का मकसद है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, जो हमने चार्ज करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन के जितने घंटे हम मशीन चलाएंगे, जितने यूनिट्स हम मशीन से बनाएंगे, उसके इस्तेमाल से जो हमारे मशीन की वैल्यू डिमिनिश होगी, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। तो वेरिएबल कॉस्ट रेलेवेंट है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट एक होती है डायरेक्टली या फिर स्पेसिफिकली इंकर्ड फिक्स्ड कॉस्ट। वो कॉस्ट जो डायरेक्टली हमारे फैसले की वजह से अराइज हो, उसको हम कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल या स्पेसिफिकली इंकर्ड फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि ये फैसले की वजह से आती है, लिहाजा हम इसको रेलेवेंट मानते हैं। मसलन हम अगर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसके लिए एक इलेक्ट्रिशियन हमें हायर करना पड़ेगा, जो कि वापदा के लिए हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस के लिए और उसके पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक इलेक्ट्रिशियन आपके पास कैंपस में हर वक्त मौजूद होना चाहिए। एंड उसके लिए आपको 30,000 रुपीज की मंथली सैलरी पे करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिशियन को।
अब वो 30,000 रुपीज है तो फिक्स्ड, लेकिन आएगी किस वजह से? उस सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने की वजह से। तो क्योंकि सोलर सिस्टम की वजह से कोई फिक्स्ड कॉस्ट इंकर हो रही है, इसको हम कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल या स्पेसिफिकली इंकर्ड फिक्स्ड कॉस्ट। और जो भी खर्चा इसकी वजह से आएगा, उसको हम कहते हैं डायरेक्टली इंकर्ड या स्पेसिफिकली इंकर्ड फिक्स्ड कॉस्ट, और उसको हम रेलेवेंट मानते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक कॉस्ट होती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। या हम उसको कहें डिफरेंशियल कॉस्ट। से फॉर इंस्टेंस के इलेक्ट्रिशियन आपके पास कैंपस में वैसे ही मौजूद है और करंटली वो वर्क कर रहा है 30,000 रुपीज सैलरी पे पर मंथ, लेकिन सोलर की वजह से क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, उसका काम बढ़ेगा, उसकी टाइमिंग बढ़ेगी, तो अब आप उसको पे करेंगे 45,000 रुपीज पर मंथ। 30,000 तो वैसे भी दे रहे थे, ऐसे भी दे रहे हैं, तो 30,000 तो उसकी कॉस्ट फिक्स्ड है जो कि जनरल है। लेकिन 15,000 यानी जो 45,000 आप उसको पे करेंगे, उसमें 15,000 रुपीज की जो इजाफी आप उसको पे करेंगे, दैट इज इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल कॉस्ट। तो डिसीजन की वजह से हमारी जो भी एक्सेसिव कॉस्ट आएगी, उसको भी हम रेलेवेंट मानते हैं। अच्छा, उसके अलावा यह भी देखा जाता है कि वो कॉस्ट अवॉइडेबल है या नहीं है। दैट इज कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बंद करते हैं, कोई लाइन ऑफ बिजनेस बंद करते हैं, कोई फैक्ट्री बंद करते हैं, कोई मशीन बंद करते हैं, तो उसको बंद करने से क्या वो हमारा खर्चा बचेगा, सेव होगा? अगर के कॉस्ट अवॉइडेबल है, तो डिसीजन से अगर हम कोई भी कॉस्ट बचा सकते हैं, तो उस कॉस्ट को भी रेलेवेंट माना जाता है। और दूसरी होती है अनअवॉइडेबल, या फिर जिसको हम कहते हैं कमिटेड कॉस्ट। लेट्स से अगर हमने मार्केटिंग एजेंसी को पहले ही हायर कर लिया है और हमने उससे नॉन कैंसिलेबल 2 साल का एग्रीमेंट कर लिया है, अब आप फैसला हाँ में करते हैं या ना में करते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिलेबल नहीं है। आप अगर कोई मशीन लीज पे ले चुके हैं और वो लीज नॉन टर्मिनेबल या नॉन कैंसिलेबल है, आप उसको टर्मिनेट भी नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, लिहाजा आप अगर मशीन चलाना बंद कर भी देते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन उसका जो रेंटल है, जो लीज इंस्टॉलमेंट है, वो आपने आइंदा आने वाले 2 सालों तक पे करते रहनी है, चाहे आप मशीन चलाते हैं या नहीं चलाते। तो इसको हम कहते हैं कमिटेड कॉस्ट या अनअवॉइडेबल कॉस्ट।
क्योंकि आप इसको फैसले के थ्रू बचा नहीं सकते, तो इसको हम कहते हैं इरेलेवेंट। इसी तरीके से एक कॉस्ट आती है जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मकसद इज लॉस्ट, या फिर मैं इसके लिए इजी टर्म यूज करूं, हम कहते हैं इसको फॉरगॉन कंट्रीब्यूशन या इनकम अपने किसी भी रिसोर्स का बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज गिव अप करके हम जो कंट्रीब्यूशन या इनकम अपने हाथ से निकाल देते हैं, फॉरगो कर लेते हैं, कुर्बान कर देते हैं, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेट्स से हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि हम किराए पे दे चुके हैं या दे सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि या तो उस प्रॉपर्टी को हम किराए पे दे दें जहां से हम पूरे साल में 6 लाख रुपए का किराया कमाएंगे, या फिर उस प्रॉपर्टी में हम अपना खुद का प्लांट लगा दें। तो अगर आप उस फैक्ट्री में खुद का उस प्रेमिसेस में खुद का प्लांट लगाएंगे, तो जो रेंट आप उसमें से कमा सकते थे वो आप नहीं कमा सकेंगे। तो जो आपकी फोरगॉन इनकम है या फोरगॉन कंट्रीब्यूशन है, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और क्योंकि आपके इस फैसले की वजह से आपका वो किराया आपके हाथ से निकल रहा है, लिहाजा इसको भी हम कहते हैं कि ये हमारे लिए रेलेवेंट है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारे तरीकेकार हमने पढ़ तो लिए, लेकिन बिल आखिर आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बाहर आजाद करवा सकता है, वो ये है क्योंकि एग्जामिनर सिचुएशंस को ऐसे घुमा सकता है और घुमाएगा कि अगर आप देखें कि ये पास्ट है या फ्यूचर कॉस्ट है, वेरिएबल है, फिक्स्ड है, एट्रीब्यूटेबल है या जनरल है, अवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है, अपॉर्चुनिटी है, उलझ जाओगे, बहुत बुरे तरीके से उलझ जाओगे। रिमेंबर, इसका कोई भी एब्सोल्यूट यस और नो नहीं है, बल्कि आपकी जजमेंट है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इन किसी भी झंझटों में ना पड़े जो कि मैंने आपको पढ़ाया है अभी। आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल करिएगा, दैट इज योर जजमेंट। लिहाजा आपने अंदाजा लगाना है कि कोई स्पेसिफिक कॉस्ट या इनकम रेलेवेंट है या नहीं। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको अंदाजा होगा, आपकी जजमेंट बैठेगी। बाकी अगर हम इन चीजों के थ्रू इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे, एक रूल ऑफ बुक के थ्रू करेंगे, तो ये कुक बुक अप्रोच हमारे पास नहीं चलेगी। ये ऐसी रेसिपी नहीं है जिसमें मैं आपको बता दूं कि इतना पाउडर डालो, इतना धनिया डालो, इतना बेसन, इतना मैदा डालो और आपकी चीज तैयार हो जाएगी। ऐसा मुमकिन नहीं है, ये कुक बुक नहीं चल सकती अप्रोच। इसमें आपने क्या करना है, आपने अपनी जजमेंट चलानी है। अच्छा, तो हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग का आइडिया ले लिया।
और टाइमिंग के हवाले से ये बात कर ली कि कोई भी कैश फ्लो अगर अराइज होगा भी तो साल के आखिर में होगा, साल के बीच में कोई भी कैश फ्लो अराइज नहीं होगा। अगर साल के बिगिनिंग में कोई हुआ तो उसको पिछले साल के आखिर में माना जाएगा। तो आपने इसकी टाइमिंग का अंदाजा लगाना है। मिसाल अगर ये कहता है कि एक मशीन हम लगाते हैं जो पूरे साल में 30,000 यूनिट्स बनाएगी और वो 30,000 यूनिट्स में से हर यूनिट हम 400 रुपए का बेचेंगे, तो रिमेंबर वो 30,000 के 30,000 यूनिट्स आपको दिसंबर में नहीं मिलेंगे, वो तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक बनेंगे और बिकते जाएंगे। लेकिन अजम्पशन का मतलब है पर काट दो, तो आपके पर कटे हुए हैं। आपने सिर्फ इस बात को मानना है कि 30,000 मल्टीप्लाई बाय 400 रुपए जो 12 लाख रुपए में मिलेंगे वो हमें साल के आखिर में ही मिलेंगे। मिड ऑफ द ईयर कोई भी कैश फ्लो अगर नहीं हो सकता। तो आपने दो चीजों का ख्याल करना है एज फर्स्ट प्रैक्टिस कि कोई भी कैश फ्लो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, पहला आपने सवाल करना है कि क्या वो कैश फ्लो रेलेवेंट है। अगर हां तो आपने देखना है कि उसका टाइम क्या होगा, वो यार 0 में आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा। आपने इस चीज को जज करना है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे कहना था कि और सर आप क्लासेस वो अपलोड कर दिया करें अपने पेज पर यूट्यूब ओके, पे। ये मैं चीज आपको एक क्लियर करूं। बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सीएमए, ठीक है, मैं जनरली बात कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स क्या अज्यूम कर रहे हैं कि सिंस वी आर यूजिंग यूट्यूब लिंक्स, हम कोई आपके लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे, तो दे बिलीव कि हम फ्री में पढ़ सकते हैं बिकॉज हम आपकी क्लासेस नहीं ले रहे हैं, हम यूट्यूब ले रहे हैं। बेसिकली यूट्यूब चैनल हम यूज कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स जिनको फॉर रिकॉर्ड अगर वीडियोस चाहिए बाद में रिवाइज करने के लिए, या कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग लेक्चर कहीं आवाज कट जाती है, कहीं इंटरनेट स्लो हो जाती है, कहीं कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम वो वीडियोस दे रहे हैं। इट्स नॉट लाइक अ फ्री सर्विस के कोई भी अगर चाहे तो हमारी यूट्यूब वीडियोस देख ले। तो स्टूडेंट्स क्या करें उस चक्कर में वो क्लासेस में रजिस्टर नहीं कर रहे, यानी जो एक मेहनत है टीचर की जिसके लिए डेफिनेटली हमने पे करना है टीचर को, वो फिर कंपनसेट नहीं हो पा रही है। सो द इंस्टीट्यूट इज नॉट गेटिंग एनी इनकम। और ऐसा हो रहा है कि वो बच्चे बड़े खामोशी से हमें बताए बगैर व्यूज वहां पे हंड्रेड्स में पहुंच जाते हैं या 40-50 में पहुंच जाते हैं और क्लास में बच्चे बैठे होते हैं 6-7। तो ये एक डिस्टरबेंस हमें कुछ टाइम के लिए फेस करनी पड़ रही है। हम इसलिए एक डिसाइड किया है कि हम कोई सिर्फ 10-12 दिन के लिए, अगर आप लोगों को प्राइवेटली कोई लिंक चाहिए तो मैं आपको प्राइवेटली अपनी लिंक बना के भेज दूंगा। यूट्यूब पे अभी मैं नहीं डालूंगा उसको, ताकि जो रजिस्टर्ड है क्लास के अंदर वो डेफिनेटली उस सर्विस को अवेल करें। लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है, द वन हु इज नॉट पेइंग फॉर इट, तो वो फ्री में उन सर्विसेज को एंजॉय ना करे। डेफिनेटली टीचर का एक राइट है इतना जान लगाना, मेहनत करना, एफर्ट, और इंस्टीट्यूट का भी एक राइट है। तो वो एक डिस्टरबेंस को हम थोड़ा हैंडल करने के लिए या तो अपना प्राइवेट एलएमएस एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हम बनाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारा अभी मोटिव है कि जैसे लॉकडाउन थोड़ा हल्का हल्का हो रहा है तो हम इसको फिजिकल क्लासेस की तरफ स्विच कर दें। हमारा अभी भी इंटेंशन ये है। तो इस वजह से हमने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है कि हम इसको वीडियो अपलोड नहीं करें। हाँ, ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आप लोग अगर अपनी मुझे ईमेल एड्रेसेस शेयर कर दें जिसपे आपकी गूगल ड्राइव बनी हुई है, तो मैं एक वीडियो, कोई हर वीडियो अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसकी ऑथराइजेशन जो दे दूंगा वो आपकी ईमेल्स पे दे दूंगा। तो उससे आप लोगों को बेनिफिट ये होगा